नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय है हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज रात में 9 से 10 बजे के बीच में हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है। तो चलिए, आज खबरों में महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी खबरें थी उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो आज 10 अगस्त है, तो 10 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। देखिए, आज की पहली महत्वपूर्ण खबर है, गति शक्ति विश्वविद्यालय ने विमानन क्षेत्र के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर कार्यकारी प्रशिक्षण का आयोजन किया है। ठीक है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने विमानन क्षेत्र के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर कार्यकारी प्रशिक्षण का आयोजन किया है। ये हमारी आज की पहली खबर है। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। हाल की परीक्षाओं में ये पूछा गया है। और इसकी स्थापना कब हुई है ये भी बताइए। तो देखिए, गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 15 अक्टूबर 2022 को, और इसकी स्थापना गुजरात के वडोदरा में हुई है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है इसको स्थापित करने का, वो लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉजिस्टिक्स क्या है। देखिए, आजकल खबरों में आप हमेशा देख रहे होंगे या सरकार की योजनाओं में देख रहे होंगे कि यहाँ लॉजिस्टिक्स में इतने रोजगार हैं, यहाँ लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इतने रोजगार हैं। तो आखिर लॉजिस्टिक्स है क्या। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले बता देते हैं कि लॉजिस्टिक्स क्या है। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है उन प्रक्रियाओं या गतिविधियों का जहां से, आपको आसान भाषा में बता देते हैं कि उत्पाद या सेवा को उनके स्रोत से लेकर के और उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया होती है ना, उसे लॉजिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि कोई उत्पाद या सेवा है, उसके जो उद्गम स्रोत है वहां से लेकर के और उसके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने तक की जो प्रक्रिया होती है उसी को लॉजिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आता क्या क्या। जैसे कोई चीज आपको बनाना है, मान लीजिए आपने कोई चिप्स बनाना है, कोई कुरकुरे बनाना है। तो जैसे चिप्स बनाना है तो चिप्स के लिए आपको आलू लेना है। तो आलू लेने से लेकर के, मतलब किसान के खेत से लेके और उसे अंतिम उपभोक्ता, मतलब उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कच्चे माल की खरीद, उसका निर्माण किया जाएगा, फिर उसका भंडारण किया जाएगा, फिर उसका इन्वेंटरी प्रबंधन होता है। इन्वेंटरी प्रबंधन से आशय होता है कि स्टॉक की निगरानी करना और प्रबंधन करना कि कम पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है, कहाँ भेजना, कहाँ नहीं भेजना। फिर उसके परिवहन और वितरण जैसे ये जो मतलब काम है, ये सभी लॉजिस्टिक्स में आते हैं। ठीक है, तो मुझे भरोसा है कि आपको आज से जब लॉजिस्टिक्स शब्द सुनाई देगा तो आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ जाएंगे। इसका जो एक लाइन में कहूं तो सही उत्पाद को सही मात्रा में, सही स्थान पर, सही समय पर, उचित लागत पर पहुंचाना होता है। ठीक है, सही उत्पाद को सही मात्रा में, सही स्थान पर, सही समय पर और उचित लागत पर पहुंचाना होता है। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, एक पूरी सप्लाई चेन होती है, इसी को लॉजिस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो आज से जब कोई आपको लॉजिस्टिक्स की बात कहे तो आप इस पूरी प्रक्रिया को अपने मन में समझ लीजिएगा। ये शब्द एक है लेकिन इसमें कड़ियां कई हैं। ठीक है, चलिए आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की दूसरी खबर है, के कैलाशनाथन ने पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। किसने? के कैलाशनाथन ने पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुदुचेरी के नए राज्यपाल हैं। अभी जो हाल में परीक्षा होने वाली है, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की, और चाहे अगस्त महीने में ही होने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो वो बने हैं के कैलाशनाथन। ठीक है, चलिए आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की
100% शेयर पूंजी के अधिग्रहण के साथ साथ कुछ अंतर संबंधित लेन देन को भी मंजूरी दी है। ठीक है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की 100% शेयर पूंजी को खरीद लिया है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग चर्चा में है। तो बताइए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन हुआ 14 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, और यह एक वैधानिक निकाय है। देखिए परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि कौन वैधानिक निकाय है, कौन संवैधानिक निकाय है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है ना, इस बात को एकदम क्लियर करिएगा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। ठीक है, तो ये हुआ प्रतिस्पर्धा आयोग की बात। ठीक, चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की हमारी चौथी महत्वपूर्ण खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा न्यूजीलैंड में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। अब देखिए इसमें दो प्रश्न बनते हैं, एक तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का हाल ही में आयोजन कहाँ हुआ, तो वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। दूसरा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया, तो वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, दोनों तरह से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, और अगर आप इन्हें नोट न कर पाए, इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां ये प्रश्न IGTs उपलब्ध हैं पीडीएफ के रूप में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की पांचवी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की पांचवी महत्वपूर्ण खबर है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस तथा नागासाकी दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो देखिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक दुखद दिन है, 9 अगस्त को ही नागासाकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया था, परमाणु बम गिराया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला तो ये कि हिरोशिमा पे कब बम गिराया गया, और दूसरा नागासाकी पे। तो हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जो बम परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया उसका क्या नाम था, और जो नागासाकी पर गिराया गया उसका क्या नाम था। तो देखिए हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे बम गिराया गया परमाणु बम उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, तो हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन नामक परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। ठीक है, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा था। 9 अगस्त के दिन विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज की छठवीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की हमारी छठवीं महत्वपूर्ण खबर है, भारतीय नौसेना पोत INS तबर ने, किसने, भारतीय नौसेना पोत INS तबर ने कील नहर के पास जर्मन नौसेना के साथ, किसके साथ, जर्मन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया। किसने किया, भारतीय नौसेना पोत INS तबर ने कील नहर को याद रखिएगा, कील नहर के पास जर्मन नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया है। ठीक है ना, अब इसमें देखिए अगर कोई पूछ ले आपसे कि समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किसकी नौसेना के साथ भारत ने किया, तो जर्मनी की नौसेना के साथ। भारत के किस पोत ने इसमें हिस्सा लिया, तो INS तबर ने। आजकल परीक्षाओं में ऐसे पूछ लिया जाता है कि फला नौसैनिक अभ्यास में किस पोत ने हिस्सा लिया, तो आपको याद है तो INS तबर ने MPX अभ्यास में हिस्सा लिया जो जर्मनी के साथ हुआ। ठीक है ना, तो चलिए
आज की 7वीं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की हमारी 7वीं खबर है, आईओए ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में पीआर श्रीजेश को चुना है। ठीक है ना। तो आईओए ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के भारतीय दल में पीआर श्रीजेश को चुना है। ठीक है ना। ये भारतीय पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में ये भारतीय दल में पीआर श्रीजेश शामिल रहेंगे। ठीक है ना। चलिए 8वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। 8वीं खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च कर दिया है। आजकल हर सरकारें उपस्थिति पोर्टल लॉन्च कर रही हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक उपस्थिति पोर्टल लॉन्च कर दिया है। ठीक है। आज की 9वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। खबर है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के तत्वाधान में केंद्रीय स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की पहली बैठक को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के तत्वाधान में केंद्रीय स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की पहली बैठक, ठीक है ना, कहाँ आयोजित की गई? ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई। अब बताइए, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। ठीक है ना। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी। ठीक है। चलिए आज की अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की 10वीं खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है। ठीक है ना। कौन से तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो बताइए, भारत के जो इससे बड़े 2 टाइगर रिजर्व है, पहला और दूसरा कौन है? ये भी तो जानना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ा जो भारत का टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए विशेषकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दूसरा जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो आपको पता चल गया, जो तीनों टाइगर रिजर्व है, नंबर 1 पे है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। दूसरा जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। और तीसरा जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अभी बना है, ये बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, देश का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले ये बताइए कि आपको इन प्रश्नों की सीरीज कैसे लग रही है, आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस की, चाहे यूपी आरओ एआरओ परीक्षा की, और या यूपी पीसीएस की परीक्षा की, सभी परीक्षा के लिए हमने निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलाया हुआ है। आप उनको देख करके अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की हमारी 11वीं खबर है, ईएसआईसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सनत नगर हैदराबाद में मृत रोगी के अंगों को निकालकर उनका सफल प्रत्यारोपण किया गया। देखिए, ये नई क्रांति है। ईएसआईसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सनत नगर हैदराबाद ने मृत रोगी, जो बीमार आदमी मर गया था, उसके अंगों को निकालकर उनका सफल प्रत्यारोपण कर दिया गया है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विज्ञान की एक नई क्रांति भी है। ठीक है। चलिए आज के 12वें महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं।
अनुपम कपूर ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है, तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? अनुपम कपूर ने संभाला है। ठीक है, देखिए आज की 13वीं महत्वपूर्ण खबर है, सेबी ने प्रवीण राय को, ये प्रवीणा दर्ज हो गया है, प्रवीण राय को एमसीएक्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेबी के नए एमडी और सीईओ कौन बना है? वो बने हैं प्रवीण राय। ठीक है, सेबी की स्थापना कब हुई अब बताइए, और सेबी का फुल फॉर्म भी बताइए। अगर आपको आता है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। बहुत पूछा जाता है, अक्सर मिलान करने वाले प्रश्नों में ये जरूर रहता है। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो 1988 में सेबी स्थापित हुआ था। इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय है मुंबई। ठीक है, तो सेबी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? वो प्रवीण राय बने हैं। आज की 14वीं महत्वपूर्ण खबर है, पुरंदर हाईलैंड्स ने पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस निर्यात किया। ठीक है, तो पुरंदर हाईलैंड्स ने पोलैंड को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस निर्यात किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कल हमने ये प्रश्न पढ़ाया भी था कि भारत का पहला अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया है? तो वह पोलैंड को निर्यात किया गया है। पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी है वारसा। ठीक है, ऐतिहासिक है। देखिए तो भारत की तरफ से पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? पोलैंड को किया गया है। पुरंदर हाईलैंड्स ने निर्यात किया है इसे। पोलैंड की राजधानी है वारसा। ठीक है, चलिए आज के 15वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दी। देखिए पहली ही खबर में हमने आपको बताया था कि लॉजिस्टिक क्या होता है। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख रोजगार जो है उसको, उसके अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी। अब बताइए, जिस सेवा में सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न हो रहा है तो उसमें काम भी सबसे ज्यादा है। हमने आपको अभी बताया था कि लॉजिस्टिक में क्या होता है? लॉजिस्टिक में होता है कि सही उत्पाद को सही मात्रा में सही स्थान पर सही समय पर और उचित लागत पर पहुंचाना। बताइए कि जितने लेवल हैं उतने कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी। मतलब जीरो से लेकर किसी उत्पाद को, कच्चे उत्पाद से लेकर के और उसको अंतिम उपभोक्ता तक उसे सही रूप में पहुंचाने तक की जो प्रक्रिया होती है वो लॉजिस्टिक्स में आती है। तो इतने बड़े सिस्टम, एक सप्लाई चेन को बनाने में वर्करों की जरूरत होगी, तो सबसे ज्यादा इसी में नौकरियां निकलेंगी। तो महाराष्ट्र सरकार ने वही किया है कि 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक नई लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए आज की 16वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आईएनएस शिवालिक ने हवाई में आयोजित रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2024 यानी रिमपैक, किसका? रिमपैक 2024 में नौसेना गनफायर सपोर्ट प्रतियोगिता जीती। क्या जीती? नौसेना गनफायर सपोर्ट प्रतियोगिता जीती एवं प्रतिष्ठित रेडियो ट्रॉफी भी जीती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसने जीता? आईएनएस शिवालिक ने जीता। हवाई में आयोजित रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2024 में यानी रिमपैक 2024 में नौसेना गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता जीता है और इसमें प्रतिष्ठित रेडियो ट्रॉफी भी, गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी दोनों ने जीता आईएनएस शिवालिक ने रिमपैक 2024 में। ठीक है, चलिए आज की 17वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। टैंसू सान डीबीएस ग्रुप की पहली महिला सीईओ नियुक्त हुई हैं। कौन नियुक्त हुआ है? टैंसू सान। ये डीबीएस ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है। डीबीएस का मतलब डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है,
तो डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की पहली महिला सीईओ नियुक्त होने वाली कौन है? वो है टैन सू चान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले खबर की तरफ चलते हैं। आज की हमारी 18वीं खबर है, आईआईटी इंदौर ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते बनाए हैं। ठीक है ना, आईआईटी इंदौर ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते, इलेक्ट्रॉनिक जूते बना दिए हैं कि आप जहां जहां वो जूते पहन के जाएंगे वहां वहां ट्रैक किए जाएंगे कि आप यहां जा रहे हैं, आप वहां जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए 19वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया। अगर कोई आपसे पूछे कि पंजाब सहायता केंद्र कहाँ खोला गया, तो आप पंजाब न लगा दीजिएगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर खोला गया है। पंजाब सहायता केंद्र कहाँ खोला गया? दिल्ली एयरपोर्ट पर। ठीक है, गलती से पंजाब नहीं मारिएगा। आज की 20वीं और आखिरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। भारत और जाम्बिया ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया है। ठीक है ना, किसने? भारत और जाम्बिया ने अपना विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है। ठीक है, अब चलते चलते बता दीजिए जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जाम्बिया की राजधानी कहाँ है। कल हम आपको करंट अफेयर्स की इसी वीडियो में उसकी राजधानी का नाम बताएंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि जाम्बिया की राजधानी कहाँ है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों आज 10 अगस्त की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें थी, उन खबरों को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और वहां से आप इन प्रश्नों की पीडीएफ आईजीटी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।